नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 8 के लिए मॉडल सेट नंबर 5 लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग का 28 जून से आप लोग का पेपर स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। तो देखिए, सजीव में जो अनुवांशिक गुणों का जो वाहक होते हैं वह जीन होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? जीन होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो गया। जीन हमारे शरीर का एक अनुवांशिक गुणों का वाहक है। तो पहला का आंसर आप लोगों के समझ में जीन हो गया। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है या फिर अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे तेजी से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है ना, तो सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो ठंडी जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक है। अगर सोडियम रहता है या पोटासियम रहता है, ये दोनों तेजी से करती है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वह मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जल में भी, वायु में भी, यानी कि इनमें से सभी में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधा तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? देखिए क्या लिखा फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन का संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो हम लोग कहते हैं वह नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत लोपन कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर विद्युत धारा वाला चीज़ है तो उस पर अगर हम कुछ धातु के ऊपर कुछ निक्षेपित करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका का संरचना को क्या कहते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के, यहाँ क्या लिखा है, लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार जो कोशिका होता है वह गुणसूत्र होती है। क्या होता है फ्रेंड्स? गुणसूत्र होती है। अब देखिए, बॉयज़ में जो गुणसूत्र पाया जाता है वह XY पाया जाता है, गर्ल्स में जो पाया जाता है वह XX पाया जाता है। याद रखेंगे। यानी कि कोई अगर बच्चा का जो जन्म होता है ना, वह बॉयज़ के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 7 क्या लिखा क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह के टेबल पर रखा गया है, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो एक ही स्थिति में सबसे अधिक होगी। एक ही स्थिति में क्या होगी? सबसे अधिक होगी, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग इस टाइप से है। एंड नेक्स्ट, गलत कथन को चुनिए, जंगल में आग लगने का कारण क्या? ऑप्शन, मनुष्य की लापरवाही। बिल्कुल, मनुष्य की लापरवाही से जंगल में आग लगता है। वनों की कटाई से कोई जंगल में आग नहीं लगता है। सूर्य की गर्मी से भी होते हैं, बिजली के गिरना से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर देखा है ना, तो वृक्ष की कटाई से जंगल में आग लगता ही नहीं है। नेक्स्ट, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो मुर्गी अंडे के ऊपर इसलिए बैठती है ना, क्योंकि उसमें द्विखंडन के कारण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? द्विखंडन के कारण, द्विखंडन की वजह से वह द्विखंडन में बोलते हैं, बल्कि उष्मायन के कारण, यानी कि उष्मा की वजह से वह ऊपर बैठती है, उष्मायन के कारण। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है वह कितने सेकंड के लिए बनता है? तो 1/16 यानी 1/16 सेकंड के लिए बनता है। ये हमेशा के लिए याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। और किसी वस्तु को हम लोग जो हमारे मस्तिष्क में जो रहता है वह 1/10 यानी कि 0.1 सेकंड तक रहता है मस्तिष्क के लिए। ध्वनि अगर बोलता तो 0.1, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब बोला ना तो वह 1/16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाए थे उसे हम लोग कहते हैं जायद फसल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जायद फसल। जायद फसल उस फसल को कहते हैं जिसे हम लोग लगाते हैं या तुरंत तोड़ देते हैं। जैसे कि खीरा, आप लोग गर्मी के समय खीरा खाते होंगे, मैं भी खाता हूँ। तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब सभी फसल जायद फसल है। इसे नकदी फसल भी कहते हैं। अब बात करें रबी फसल और खरीफ फसल का, तो देखिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ, दोनों क्लियर हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक है, आप लोगों को याद आ गया हो गया, बिल्कुल सही आप लोग समझे ना, जो क्या नहीं जाएंगे आप लोग कहें। ठीक है, ना जो। तो देखिए वे फसल जो नवंबर अक्टूबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट देते हैं, उससे बोलते हैं रबी फसल। यानी कि नवंबर महीना में बोएं, अप्रैल में काट दें, उसे बोलें रबी फसल। वही जून जुलाई में बोएं और अक्टूबर में काट दें, उसे बोलते हैं खरीफ। यानी फ्रेंड्स, आज के मंथ में अगर हम लोग किसी फसल को बो रहे हैं तो उसे बोलेंगे खरीफ फसल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि चावल का भी समय धान का, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ग्रहों की परिक्रमा
करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उपग्रह। अब मैं आप लोग को एक सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स ये पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। नहीं तो सबसे सिंपल में देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए, सूर्य। क्या है ये? सूर्य। सूर्य क्या? एक तारा है। अब देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, सूर्य के जो चारों चक्कर लगाता है, देखिए सूर्य एक ग्रह था, तो यानी कि देखिए सूर्य एक तारा है। अब सूर्य के जो चारों चक्कर लगाता है, मान लीजिए सूर्य था, देखिए ध्यान से समझिए, एस फॉर सन। देखिए फ्रेंड्स, ये सन है, ये सूर्य के जो चारों चक्कर लगाता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह, यानी प्लानिट बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस ग्रह के चारों ओर, मान लीजिए इस ग्रह के चारों जो चक्कर लगाएगा उसे हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सैटेलाइट। यानी कि ये आपका हो गया सैटेलाइट, तो उसी बारे में बोला। ठीक है। तो यानी कि जो देखिए, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं प्लानिट, और जो प्लानिट के चारों चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं सैटेलाइट। तो वही पूरा ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्लियर है ना? सभी आपस में एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया था। तो मौसम की भविष्यवाणी हो गया, दूरसंचार हो गया, तथा सुदूर संवेदन में जो उपयोग किया था उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे जो हम लोग कहते हैं वह कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। यानी कि देखिए, आप लोग जीसैट जानते होंगे, जीसैट जो कि अभी अभी खुद छोड़ा गया, यानी कि जीसैट 52 खुद छोड़ा गया था अभी भारत में 14 फरवरी 2022 को छोड़ा गया था। यानी कि जीसैट जो भी छोड़ा जाता है, समझ जाइएगा, वह संचार के लिए ही वो रहते हैं। ठीक है। जितना सैटेलाइट छोड़ा था जीसैट से अगर रहेगा ना, वह संचार के लिए छोड़ा था, और ये सब कृत्रिम उपग्रह होते हैं। और इसे जो छोड़ा जाता है वह फ्रेंच गुयाना से छोड़ा जाता है। तो इसका जो कार्य होता है वह मौसम की भविष्यवाणी करेगा, दूर संचार करेगा, या फिर सुदूर संवेदन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चिकनी सतह की अपेक्षा घर्षण रुखले सतहों पर क्या होते हैं? तो देखिए, चिकनी सतह की अपेक्षा घर्षण जो है ना, रुखले सतहों पर क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित जो हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण। क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण। यानी जो अपघटित हो गया, देखिए जो अपघटित हो गया उसे बोलेंगे जैव निम्नीकरण। एग्जाम्पल है गोबर हो गया, मिट्टी हो गया, केला का छिलका हो गया, है ना। तो ये सब आप लोग देखते होंगे प्राकृतिक में ये सब क्षय हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, तो उससे बोलेंगे जैव निम्नीकरण। आप लोग गोबर देखे होंगे, या फिर हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह, अगर हम लोग बाहर फेंकते हैं, या फिर केला का छिलका हो गया, तो इस अगर हम बाहर फेंकते हैं ना, तो वो देखते हैं मिट्टी में मिल जाता है, तो उसे बोलेंगे जैव निम्नीकरण। बट वही फ्रेंड्स, अगर आप लोग को दे देंगे हम एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम आप लोगों को दे देंगे प्लास्टिक को अगर आप लोग फेंकते हैं ना, तो वो आप लोग लाखों वर्ष बाद भी देखेंगे वो प्लास्टिक का जैसा रहेगा, तो उसे बोलेंगे अजैव निम्नीकरण। क्लियर? प्लास्टिक हो गया, कोई रबर हो गया, या कांच हो गया, इसे बोलेंगे अजैव निम्नीकरण। नेक्स्ट, हमें कोई ध्वनि सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, हमें जो कोई ध्वनि सुनाई देती है वह कंपन के कारण सुनाई देती है। ठीक है। कंपन की वजह से हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है ध्वनि कैसा ये है, तो ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग। अगर क्वेश्चन आता है ना ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखेंगे। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट, और वही प्रकाश क्या एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? तो देखिए, आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है ताकि विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा ना, बारिश के समय बज्जर गिरता है, इसी वजह से बचने के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए वह त्रिशूल आकार की धातु लगाया जाता है। नेक्स्ट, जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए, जल को जो प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं प्रदूषक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रदूषक। क्लियर है? नेक्स्ट, वनोन्मूलन के अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का जो अस्थायी जो हल है वह पुनः वन रोपण हो गया। नेक्स्ट, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? तो वाहनों के लिए सबसे कम जो प्रदूषक ईंधन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीएनजी होगा, यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होंगे। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होंगे। तो चलिए, ये आप लोग का 20 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, मैं पूरे बताने का प्रयास किया हूँ। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताना है, बाकी मैं फ्रेंड्स ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताया ताकि आप लोग का हौच पौच ना हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।